जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईरान से बड़ी तशवीशनाक ख़बरें आ रही हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है और अभी तक ईरान ने इस पर कोई बाकायदा सरकारी तौर पर नोट जारी नहीं किया, बयान जारी नहीं किया या बाकायदा कोई सरकारी तौर पर ये नहीं बताया कि इस हादसे में कितना नुकसान हुआ है, सदर इब्राहिम रईसी बच गए हैं या अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। और इस तैयारे में जो उनके वज़ीर ख़ारजा अब्दुल हयान, मशरक़ी सूबा अज़रबैजान के गवर्नर मलक रहमती, मोहम्मद अली अल हाशम जो सूबा तबरेज़ के हेड, या बाकी जो अमला या बाकी जो अहदेदार वो ज़िंदा हैं या नहीं ज़िंदा। इस वक्त 12:15 बजे हैं रात के और मैं बहुत देर इंतज़ार करता रहा कि ईरान बाकायदा तौर पर, सरकारी तौर पर इसका ऐलान करे, फिर इस पर बात की जाए। लेकिन चूँकि अभी तक नहीं हुआ और सुना जा रहा है कि आयतुल्ला अली ख़ामनाई की सदारत में ईरान का आला सतह का इजलास जारी है। कभी ये ख़बर आती है कि तशवीशनाक ख़बरें हैं, कभी ख़बर आती है कि हेलीकॉप्टर के अमले से रब्ता हो गया है, कभी ख़बर आती है नहीं हुआ। वहाँ बारिश हो रही है जहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और जो इमदादी सरगर्मियाँ उनमें रुकावट पेश आ रही है। और इसी दौरान एक सोशल मीडिया पर ख़बर आई कि इसराइल ने बयान जारी किया है कि हमारा हेलीकॉप्टर हादसे से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये हादसा है या कोई कुछ और है, ये भी अभी तक नहीं पता चला। इस हादसे में कोई बचा है कि सारे अल्लाह को प्यारे हो गए, ये भी अभी तक कुछ सरकारी तौर पर नहीं पता चला। लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं वो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, वो तशवीशनाक है। अभी भी इस वक्त भी मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि कोई अच्छी ख़बर सुनने को मिले। ईरानी सदर आज सूबा मशरक़ी अज़रबैजान के दौरे पर गए थे। अज़रबैजान ईरान सरहद पर अज़रबैजान सदर के साथ मिलकर उन्होंने एक डैम का इफ्तिताह किया। हादसा ईरानी शहर तबरेज़ से 50 किलोमीटर दूर पेश आया है। ईरानी सदर अभी कुछ चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान के दौरे पर थे और क्या पढ़े लिखे इंसान, क्या हम्बल इंसान, और क्या उन्होंने जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में आकर उन्होंने खुशी का इज़हार किया और जिस तरह पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान को माजी की तलखियाँ भुलाकर आगे बढ़ने की बात की, बल्कि यहाँ तक कहा कि मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं आवामी जलसे से खिताब करूँ, लेकिन नहीं हो सका। ज़ाहिर है हम जैसे मुल्क जो ईरान पाइपलाइन गैस वाल जो नहीं पाइपलाइन नहीं बिछा पाते अमेरिकी दबाव से, तो उसमें बहुत कुछ होना था जो नहीं हुआ उस दौरे में लेकिन वो यहाँ मौजूद थे। और आज जब उनके हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से इस तरह की ख़बरें सुनी जा रही हैं, तो एक जहाँ ये आता है कि कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़ातुल मौत, और वो है ना कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, कि सब ने फ़ना हो जाना है, सब ने ख़त्म हो जाना है, कायम रहना है तो अल्लाह की ज़ात ने। तो अगले लम्हे का तो किसी को कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी दुआ तो की जा सकती है कि अल्लाह करे कोई मोजज़ा हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए। बाकी जो कुछ गैर सरकारी तौर पर सुना जा रहा है वो कोई अच्छा नहीं है। तो ये दुआ की जा सकती है कि अल्लाह रहम करे, फ़ज़ल करे, कोई अच्छी ख़बर आए और ईरानी हुकूमत, ईरानी कौम के साथ इज़हार हमदर्दी की जा सकती है। ज़ाहिर मुश्किल वक्त होता है जब इस तरह का कोई हादसा होता है। और दूसरा वो भी आपको पता है कि किर्गिस्तान और बशकीक में अभी तक हज़ारों पाकिस्तानी तालिब इल्म फंसे हुए हैं और अभी तक वहाँ के तालिब इल्मों के बकौल सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी तक भी उनकी जानों को ख़तरा है। कि हुकूमत ने बहुत सारे इक़दाम किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की, और यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को एज़ यूजुअल उन्होंने तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर डाला कि वो झूठी खबरें फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा तो किसी सूरत में नहीं करना चाहिए और उनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझे समझ नहीं आती। इस वक्त तो हमारी टॉप प्रायोरिटी हमारे स्टूडेंट्स होने चाहिए, तालिब इल्म होने चाहिए, ताकि वो खैर आफियत से वापस आ जाएं। फिर हम बैठें और कहें कि किसने झूठी खबर चलाई और किसने सच्ची खबर चलाई, और उन झूठे प्रोपेगेंडा वालों को सज़ा दें। और इस पे अल्लाह करे सारे खैर आफियत से वो वापस आ जाएं। दो फ़्लाइट्स वापस आएंगे, अल्लाह करे बाकी भी वापस आ जाएं।
और सब खैर आफियत से। और फिर जब ये वापस आ जाए तो फिर वहाँ जो माफिया एजुकेशन का पाकिस्तानी जो वहाँ बैठा हुआ है और एक फ्लोर पर दो यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ बनाकर बैठा है, और जिस तरह लुट रहा है और माल कमा रहा है, और जिस तरह कल ब्लैक लिस्ट होने वाली यूनिवर्सिटियाँ आज फिर से डिग्रियाँ बांटी जा रही हैं, उस पर भी कुछ होना चाहिए। गो कि होना गंवाना कुछ नहीं, लेकिन बात तो की जा सकती है। मैं तो कह सकता हूँ ना, या मैं अपना फ़र्ज़ तो पूरा कर सकता हूँ कि इन माफियाज़ का भी सोचें और इन तालिब इल्मों का भी सोचिए और उन एजेंटों का भी सोचें जो ऐसे मुल्कों में धड़ाधड़ पैसे लेकर लोग भिजवाते हैं और वहाँ लोग रुल रहते हैं। अल्लाह करे कि यहाँ से भी, जैसे ईरान की बात की, यहाँ से भी अच्छी खबर हो और सारा कुछ खैर आफियत से हो जाए। नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर कनाडा में मुकीम जनाब आला हज़रत ताहिर कादरी साहब का मौक़िफ़ आया है। उन्होंने कहा है कि मुझ पर नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि मैं कोई लंदन में, मैंने कोई धरनों से पहले कोई खुफिया लंदन प्लान बना था। उन्होंने कहा कि कनाडा हो या लंदन हो, मैं किसी जनरल ज़हीरुल इस्लाम या किसी से नहीं मिला, ना कोई लंदन प्लान बना था। ये सारा झूठ है, बोतान है, और ये नवाज शरीफ साहब की रवायत है कि वो आधा सच बताते हैं, आधा नहीं बताते। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि डॉन अखबार ने एक रिपोर्ट पब्लिक की है, ये कोई पाटन कोलेशन 38। उन्होंने इस्लामाबाद के 3 हलकों के 2024 के जो इलेक्शन है उसमें इस्लामाबाद के 3 हलकों का ऑडिट किया है फॉर्म 45 के तहत। और इसमें हलका NA 46 इस्लामाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने वोट हासिल किए 75,000 से ज़्यादा, जबकि उनके मुखालिफ उम्मीदवार ने 38,000। हलका NA 47 इस्लामाबाद, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने वोट हासिल किए 1 लाख से ज़्यादा, जबकि उनके मुखालिफ ने वोट हासिल किए 49,000। और हलका NA 48 इस्लामाबाद, यहाँ से 70,000 वोट हासिल किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और 26,000 वोट मुखालिफ को मिले। और मज़े की बात यह है कि 75,000 के मुकाबले में 38,000 वोट लेने वाला जीत चुका है। 47,000 1 लाख से ज़्यादा वोट लेने वाले के मुकाबले में 49,000 का उम्मीद लेने वाला वोट जीत चुका है। और 70,000 के मुकाबले में 26,000 वोट लेने वाला जीत चुका है। ये डॉन अखबार की रिपोर्ट है जो उन्होंने पब्लिक की है। और ये भी बताता चलूँ कि ज़राअत का जनाजा पढ़ा जा चुका है, किसान रुल रहा है, और हुकूमत पंजाब का एक और शाहकार फ़ैसला आया है कि सूबे से बाहर गंदम ले जाने पर पाबंदी लगा दी है कि ना हम ख़रीदेंगे किसानों से, ना कोई और सूबा ख़रीदेगा। किसान रुल गए, मातम है घर घर। अब उनके लिए 400 अरब का एक पैकेज लाया जा रहा है, किसान कार्ड आ रहा है। और अगर यही इसी 400 अरब के वो गंदम ख़रीद लेते किसानों से, तो आज किसानों के घर में खुशियाँ होती। और अब सोचिए, इस बार जो किसान रुला है, जो मातम है, जो सोग है, अगले साल वो गंदम लगाएगा। और अगर अगले साल गंदम नहीं लगाएगा तो फिर हुकूमत इस चक्कर में पड़ जाएगी, हाय आटे की शार्टेज, गंदम की शार्टेज। पिछले साल यही हो रहा था, इस साल ज़्यादा, पिछले साल कम थी तो रो रहे थे हम, इस साल ज़्यादा हुई है तो रो रहे हैं, अगले साल कुछ और होगा तो रो रहे होंगे। यानी हमारे यहाँ रोना ज़रूरी है, कम हो जाए ज़्यादा हो जाए। बारिश ज़्यादा हो जाए तो रोते हैं, बारिश ना हो तो रोते हैं, पानी आ जाए तो रोते हैं, पानी ना आए तो रोते हैं, गंदम ज़्यादा हो जाए तो रोते हैं, गंदम कम हो तो रोते हैं, चीनी ज़्यादा हो तो रोते हैं, चीनी कम हो तो रोते हैं। और इस सारे रोने धोने में जो ऊपर माफिया है वो दिहाड़ियाँ लगाता है। अब उस माफिया ने, मिडल मैन ने गंदम औने पौने दामों पे से किसान से ख़रीद ली है। अब कुछ अरसे बाद आप सुनेंगे कि गंदम चूँकि वाफर मिकदार में है तो लिहाजा हुकूमत ने गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। फिर एक और दिहाड़ी लगाएगा वो माफिया। और ये वही माफिया है, जब हमारी गंदम पुरानी मौजूद थी, नई आने वाली थी तो इंपोर्ट कर ली। और अब उन जिन्होंने, जो निगरानों में जिन्होंने दिहाड़ियाँ लगाई जिस माफिया ने, उसके ख़िलाफ़ तहकीकात बिल्कुल नहीं हो रही। और क्यों नहीं हो रही? ये डॉन अखबार की रिपोर्ट है कि जब से अनवारुल हक काकड़ ने मुस्लिम लीग को ये पैगाम दिया है कि तुम मेरी गंदम स्कैंडल की बातें करते हो, मैंने फॉर्म 47 की तुम्हारी हकीकत खोल दी,
तो तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तब से मुस्लिम लीग नून बाशमूल नवाज शरीफ, बाशमूल मरीम नवाज, बाशमूल शहबाज शरीफ सारे सुख चैन से बैठे हुए हैं। हाँ, केस बन रहे हैं तो इमरान खान पे, तोशाखाना पे चौथा केस आ गया है और सीता वाइट दोबारा खुल गया है। अदलिया की हिस्ट्री बदली है कि एक केस जिसके बारे में फैसला हो चुका था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड हो गया था फैसला, फिर हटा दिया गया करके दोबारा सुना जाएगा, अब दोबारा बेंच बन गया और एक तोशाखाना इमरान खान का, उससे चौथा मुकदमा निकल आया है। बाकी 20 साल जो तोशाखाना का रिकॉर्ड है, 20 साल 446 सफाती रिकॉर्ड है, 4000 तोहफे ले जाने वाले, 1200 घड़ियाँ ले जाने वाले, उनको कोई नहीं पूछ रहा। मरीम नवाज़ जो BMW तोशाखाना में जमा कराए बाहरों बाहर ले गई थी और बाद में उन्होंने उसको बेचकर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो भी किया था, उनको कोई नहीं पूछा जा रहा। शाहिद खाकान अब्बासी को कोई नहीं पूछ रहा जी, 23 करोड़ और 13 घड़ियाँ ले जाने वाले। नवाज शरीफ को कोई नहीं पूछ रहा, 10 करोड़ और 11 घड़ियाँ ले जाने वाले और एक मर्सिडीज़ कार भी ले जाने वाले। आसिफ अली जरदारी को कोई नहीं पूछ रहा, 10-11 करोड़ के तोहफे और 11 घड़ियाँ ले जाने वाले और 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ले जाने वाले। पूछा जा रहा है तो इमरान खान से पूछा जा रहा है। किसान रुल गया, ज़राअत रुल गई, कौम रुल गई, मुल्क रुल गया। हमारे झगड़े के ख़त्म नहीं हो रहे। यहाँ भी दुआ यही की जा सकती है कि ईरान और बशकीक की तरह यहाँ भी कभी कोई अच्छी खबर सुनने को मिले, कोई अनहोनी हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।